शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। ओंकार गणपति मेरा नमस्कार। जैसा कि हम इतने सारे वीडियोस हमने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छा उससे रिस्पांस भी मिल रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हमें आगे ऐसा ही आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इसी तरीके से रिस्पांस मिलता रहेगा। तो आप कंटिन्यू इसी को कंप्लीट रखें और आप लोगों को यदि कोई भी डाउट है या कोई भी कमी है, आपने कहा था वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं, तो हमने उसको भी और इम्प्रूव किया है और बेस्ट से बेस्ट आपको वीडियो क्वालिटी देने की कोशिश हमने की है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2 की। तो 12.2 में सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, हमने थ्योरम्स कंप्लीट की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, हमने उन पर डिस्कशन किया। अब ऐसे क्वेश्चंस हम स्मॉल जो क्वेश्चन है 1 से 2 मार्क्स के, हम आज उसका डिस्कशन करेंगे और उसके डिस्कशन के लिए हमने आज लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपकी बुक में क्लियरली आपको बनाकर दिया हुआ है, तो आप भी अपनी बुक के हिसाब से उस डायग्राम को क्या कर लें, मेंशन कर लें। यह आपका क्वेश्चन आया और इस तरीके से आपको भी क्या करना है, ये लिया, यहाँ से ये आता है और यहाँ से ये आता है, नेम डिनोटेड करें ए बी और नेम है आपके पास सी डी, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ई पर इंटरसेक्ट कर देता है, ई पर इंटरसेक्ट कर देता है। अब आपको क्या करना है, लेट कर देना है, माना कि, तो आपने इसको क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, मान लिया कि O इज ए सेंटर ऑफ क्या आया, सर्कल, O इज ए सेंटर ऑफ आ गया सर्कल। और अब आपको इन सबको इनसे क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है और यहाँ आ गया आपका O। ये O आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसे तो लेट करना है, हिंदी मीडियम का है तो उसे क्या करना है, माना कि O वर्त का क्या है, केंद्र है। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपके क्वेश्चन में आपको जो चीज गिवन होती है तो वो आप ऐसे के ऐसे एज इट इज उसको क्या करते चले, गिवन करते चले। जैसा कि इंग्लिश मीडियम की बुक में मेरे पास लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, तो ए बी और सी डी को ये इंटरसेक्ट करती है ईच अदर पॉइंट एट ई पे, मतलब ए बी और सी डी वर्त की जीवाएं एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। और ये सारी कंडीशन, ये सारी बातें आपको लिखनी है गिवन। गिवन मतलब आपको ये लिखना है दिया हुआ में, या आपने दिया हुआ यहाँ पर लिख दिया। यह आपको बुक में से देखकर ऐसे के ऐसे एज इट इज आपको यह क्या कर देनी है, लिख देनी है। फिर उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन, जिसे आप लोग बोलते हैं रचना। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। तो आपको सबको दिख रहा है कि जॉइन O2, पहला आपने ज्वाइन किया है A, C एंड यहां से आपने ज्वाइन किया है D और B। O को A, C और यहां आपके पास D तथा B से मिलाया, या आपने यहाँ पर एज इट इज इसको क्या कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ का मतलब हर बच्चे को पता है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। तो ये जो टू प्रूफ है आपका सिद्ध करना, ये भी आपको आपके क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है और उसमें लिख के दिया आपको
इंग्लिश मीडियम के हिसाब से लिख के दिया आर्क डी ए इक्वल्स टू आर्क और आपका यहाँ आता है सी डी, आर्क सी डी। आर्क को हिंदी मीडियम का बच्चा बोलेगा चाप और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग चाप। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ये आपके पास में यहाँ से क्या है दिया हुआ आपको है। चाप का मतलब आप समझने की कोशिश करना। मुझे इस चाप का मतलब एक तो मुझे ए ओ डी लाना है और दूसरा मुझे यहाँ से बी ओ सी लेकर आना है। ए ओ सी और बी ओ सी, मुझे इन दोनों को चाप को लाने के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है प्रूफ और प्रूफ को हम लोग बोलते हैं उपपत्ति और उपपत्ति के लिए हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन है स्टार्ट होगा तो उसके लिए हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले वी नो दैट वाली जो लाइन है हम जानते हैं कि वो लाइन आपको क्या करनी है, सबसे पहले लिखनी है। उसको बिना लिखे आप इन क्वेश्चंस को क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली लाइन जो आपकी है वो सबसे पहली लाइन आपकी है बहुत ही इजी सी, वो है हम जानते हैं कि यदि किसी वर्त की दो बराबर जीवाएं, यदि किसी वर्त की दो बराबर जीवाएं अगर केंद्र से अगर हमारे पास जा रही है, समान है मतलब, तो उसके जो ये एंगल है बाइसेक्ट एंगल, तो ये जो चाप दिख रही है उसकी BC और ये AD, ये दोनों भी क्या होती है, समान होती है हमारे पास। तो आपको यहाँ पर यही लिखना है कि एक वर्त की दो समान जीवाएं यदि बराबर अनांतरित होती है, बराबर अनांतरित होगी केंद्र से, तो उनके जो चाप है, उनके जो चाप है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनका ये चाप भी बराबर होगा और ये चाप भी उसका क्या होगा, बराबर होगा। तो आपके पास में यहाँ से हमने देखा, ये लाइन हमने लिखी, वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स, वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स, तो बाइसेक्टिंग देन आफ्टर रिमेनिंग आर्क, आफ्टर रिमेनिंग आर्क्स आर इक्वल, आफ्टर रिमेनिंग आर्क आर इक्वल, तो ये रिमेनिंग जो आर्क्स है वो भी हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है वी नो दैट। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो क्या लिखेगा, हम जानते हैं कि, उसके जस्ट बाद उसको यहाँ से लिखना है कि BC, ये इस तरीके से लगा दो तो इसका मतलब भी क्या होता है, आर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं चाप। और इधर से भी आपके पास आएगा आर्क, यहाँ से हमने लिखा। और हमारे पास जो अनोदर आर्क थी, तो अनोदर आर्क हमारे पास एक और निकल के आती है, वो थी एक तो हमारे पास आर्क इक्वल आएगी, तो यहाँ से AB और यहाँ से आर्क कौन, CD, ये दोनों हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती है। आर्क को हम लोग बोलते हैं चाप। फिर उसके बाद हमारे को लिखनी है अलग से एक लाइन, वो है हम जानते हैं कि, ये लाइन दो बार लिखनी, एक बार और लिखेंगे। हम जानते हैं कि केंद्र पर अनांतरित कोण अगर समान होते हैं, केंद्र पर अनांतरित कोण समान होंगे तो इनकी चाप भी क्या होती है, डियर स्टूडेंट, समान होती है। केंद्र से अनांतरित कोण यदि समान होते हैं तो उनकी चाप भी क्या होती है, समान होती है। वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो दैट, तो कॉर्ड्स भी आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी आर इक्वल, तो इसकी कॉर्ड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये लाइन आप यहाँ लिख देंगे, जो मैंने हिंदी मीडियम को बोला वो हिंदी में लिखेगा और जिसको मैंने इंग्लिश में बोला उसको इंग्लिश में लिख देना है। अब उसके जस्ट बाद मुझे यहाँ लिखना है AOB, एंगल इक्वल होंगे और इधर से मेरा एंगल आता है COD, आगे दोनों एंगल्स। अब ये एंगल्स इक्वल है तो इन एंगल्स के लिए आपको ये और ये प्रूफ करना है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एंगल को माइनस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड, यहाँ से आएगा हमारे पास बोथ साइड सबट्रैक्टिंग एंगल BOD, एंगल BOD। और हिंदी मीडियम का तो बच्चा है तो उसको लिखना है दोनों पक्षों में, यहाँ क्या लिखेगा, दोनों पक्षों में एंगल BOD को घटाने पर, एंगल BOD को घटाने पर माइनस कर देंगे, तो एंगल AOB, कोण AOB में से BOD को आप क्या करेंगे, माइनस कर दें,
और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे चलेंगे तो COD, और COD में से भी आप किसको माइनस कर दें, BOD को माइनस कर दें, COD में से भी। अब आप देखें AOB, इसमें से आपने माइनस किया BOD, तो आपका रिमाइनिंग आता है AOD। तो मैंने यहाँ से लिख दिया है एंगल AOD, और इधर से देखें आप COD, इसमें से आपने BOD को माइनस किया तो आपका आता है एंगल BOC। तो मैंने यहाँ से लिखा है एंगल BOC। तो आप देखें AOD और BOC दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो ये इक्वल है, तो इसके इक्वल होने के रीजन से सो दैट हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है इसीलिए, और उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारी जो आती DA वो इक्वल होगी आर्क, इसके इक्वल होगी आर्क हमारे C और D के इक्वल होगी। आर्क को हिंदी मीडियम का बच्चा बोलता है चाप, और वो इसको भी क्या बोलेगा, चाप। और इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस ट्रू। तो ये सारा सब कुछ सिस्टम आपको क्या करना है, फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं हर बच्चे को बार बार एक ही बात कहता हूँ कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसको क्वेश्चन को रीड करना वी नीड रिक्वायर्ड। उसको सबसे ज़रूरी है कि वो उस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करे, रीड करे। यदि वो क्वेश्चन रीड कर लेगा तो उसे क्वेश्चन की आधी लैंग्वेज तो वैसे ही समझ में आ जाती है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 राइट करें। नंबर 5 आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम आपकी बुक में हर बच्चे के पास बना हुआ है, और हर बच्चा उस क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से उस डायग्राम को कंप्लीट कर ले। और जैसे अब यहाँ से लेते हैं तो ये इस पॉइंट से मैच है, और ये इस पॉइंट से यहाँ O, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ M, यहाँ आपका N आता है, और इसकी जो दोनों साइड से वो भी आप यहाँ क्या कर ले, रिटर्न A B, और यहाँ से C और D, ये दोनों आपने यहाँ क्या कर लिए है, रिटर्न कर लिया। अब मैं हर बच्चे को बार बार ये क्लियर करता हूँ कि वो चाहे हमारे स्कूल का हो, चाहे नॉन स्कूल का हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो हमारे अदर इंस्टीट्यूट का हो, तो मैं हर बच्चे को बार बार यही क्लियर करता हूँ कि जो चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है उसको आपको देखकर लिखने में किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप उसे डायरेक्टली लिखना सीखें। तो आपकी बुक में इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के दोनों के लिखा हुआ है AB and CD are two equal chords of a circle. O is a center of circle if OM perpendicular AB, and आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ON perpendicular CD। या आपके पास लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो उसके पास भी लिखा हुआ है क्या, कि AB और CD वर्त की समान जीवाएं हैं, वर्त का केंद्र O है, OM परपेंडिकुलर मतलब लंब AB, इसके अलावा ON लंब CD। ये आपके पास यहाँ तक का जो मैटर है वो आपको आपकी बुक में गिवन में दिया हुआ है। अब आपको कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है नहीं, अब आपका कंस्ट्रक्शन है नहीं तो आप इसको यहाँ से एक बार कुछ देर के लिए क्या कर दें, हटा दें। फिर आपका आता है टू प्रूफ, और टू प्रूफ में क्लियरली वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है, एक तो एंगल OMN, इसको इक्वल करना, आप किसके इक्वल करेंगे, एंगल या ON और M के। आपको इन दोनों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल करना है। दोनों मीडियम की बुक्स में ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है, आपको यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं डालनी। फिर आपकी जो हमने थ्योरम सॉल्व करी थी 12.6, तो उसमें लिखा हुआ है 6 और 7 कि वर्त के केंद्र से, वर्त के केंद्र से जो भी मतलब ये खींची जाती है लंब, वर्त के केंद्र से खींचे गए लंब समदूरस्थ होते हैं, मतलब इक्यू डिस्टेंस होते हैं। ये हर बच्चे के पास लिखा हुआ है कि वर्त के समान जीवाएं वर्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है, कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये लाइन आपको यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। वी नो दैट, हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखनी है, हम जानते हैं कि, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है कि वर्त की समान जीवाएं
केंद्र से समदूरस्थ होती है। We know that equal chords are equidistant from center of circle। तो ये और ये दोनों आपस में क्या आ गई? इक्विडिस्टेंस हो गई, मतलब ये इक्वल हो गए। तो इक्वल हुई तो आपके पास एक तो OM और एक आपके पास कौन है? ON, दोनों इक्वल हो गई। अब दोनों इक्वल होती है तो हमारे पास ट्रायंगल ये आया M, ये आया OMN, ये आया OMN। ये हमारे पास एक क्या है, यहाँ लिखेंगे आप, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ हमने लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लिख दिया हमने समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों साइड्स इसकी क्या है? इक्वल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लिखना है इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल है और आइसोसेलेस ट्राइएंगल की अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी आपने OM को ON की इक्वल कर दिया, तो अपोजिट एंगल ये दोनों भी अब इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ से ये लिख देना है कि हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लिखना है we know that isosceles triangle opposite side and opposite angles are equal, opposite side and opposite angles are equal। वो लाइन इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी में लिखना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से लिखना है so that यहाँ आता है हमारा एंगल OMN, ये इक्वल होगा किसके? ON और M के, और यहाँ हम लोग लिख देंगे hence प्रूफ। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो डेकोरम था, जो सिस्टम था सॉल्यूशन का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, सबसे पहले आप क्वेश्चन में डायग्राम अगर गिवन हो तो भी आपको डायग्राम बनाना है। पेपर में जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो क्वेश्चन का, तब आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। और अगर डायग्राम नहीं बना हुआ, उसमें अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तब भी आपको उसका क्या करना है? डायग्राम बनाना ही बनाना है, कंपल्सरी आपको डायग्राम बनाना। तो आपका यहाँ O और यहाँ से आता है ये दोनों लाइंस को आप यहाँ से क्या कर दें? डिनोटेट कर दें। यहाँ आपका नेम कंप्लीट है BA, यहाँ आपने डाल दिया है। और अब आपके पास में यहाँ से लिखा हुआ है एक तो E, यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ लिखा हुआ है D, और दोनों में लिखा हुआ आपके पास O डैश और यहाँ लिखा हुआ है O। तो आपको डायग्राम देखना है बुक में आपकी में, और बुक में से डायग्राम देख के आपको एज इट इज यहाँ पर क्या कर देना है? उसे रिटर्न कर देना है। डायग्राम को रिटर्न करने के बाद जो गिवन है, जो दिया हुआ होता है, वो सब बच्चों की बुक में लिखा हुआ आता है, तो उसे आप देखकर एज इट इज, हिंदी मीडियम की बुक में लिखा हुआ है O और O डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है। इसके अदरवाइज जो जो इसके अंदर पैरेलल है, AB समांतर O डैश के है और EO समांतर OD के है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, उसे आप एज इट इज लिख दे पैरेलल। O and O dash given a center of circle AB parallel O dash and O, तो ये गिवन में आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपका आता है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपके पास यहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हमने टू प्रूफ, ये आपका आता है टू प्रूफ, जिसे आप लिखेंगे सिद्ध करना। यहाँ आपका ये आ गया सिद्ध करना। तो यहाँ आता है AB और इसको लाना है टू O और O डैश के, O और O डैश के आपको इसको क्या करना है? लेकर आना है। तो अब आपको मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल सिटी सा काम है, जो आपको उपपत्ति में यहाँ पर एज इट इज क्या करना है? लिखना है। उपपत्ति में आप देखेंगे तो आपके पास 120A, ये आपके पास पैरेलल है O डैश और O के, O डैश और O
ओ डैश और ओ के आपके पास क्या आ गया, पैरेलल आ गया है, ओ डैश पैरेलल आ गया। यहाँ आपको आगे लिखना है एंड, और दूसरा आपका यहाँ से आता है ओ डैश ई, ये पैरेलल है ओ डी के, ये आ गया पैरेलल ओ डी। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, जैसे हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो ये दोनों पैरेलल है, तो आपको बता दूं जो पैरेलल होता है वही साइड जो है ऑलरेडी क्या आती है हमारे पास में, इक्वल भी आती है। तो हमें यहाँ से लिख देना है कि ओ डैश ई हमारे पास इक्वल है किसके, ओ डी के, क्या आपने लिख दिया। अगर ये चीजें इतनी रामगत अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको इतना प्रेशराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि सब आपने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा, मुझे ये भी लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिटी आपको क्वेश्चन को लेकर चलना है और यहाँ से लिखना है कि हमारे पास यहाँ ये आ गया ई डी ओ डैश ओ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ से हमने लिखा एक समांतर चतुर्भुज है। और इंग्लिश मीडियम का यदि कोई बच्चा है तो उसे लिखना है इज एन ए पैरेललोग्राम, यहाँ से लिखना उसे पैरेललोग्राम, ये लिखा हमने। अब पैरेललोग्राम है तो जो पैरेललोग्राम होता है वही रेक्टेंगल भी होता है, मतलब आयत भी होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ई डी ओ डैश ओ एक हमारे पास क्या है, आयत, एक आयत है, इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक रेक्टेंगल भी आ गया। तो अब रेक्टेंगल आने की वजह से इसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप ये लिखना चाहें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री आयत लिखते हैं, रेक्टेंगल लिखते हैं तो एग्जामिनर इतना तो खुद भी समझता है कि उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसके हिसाब से आप लोग यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होगी, इक्वल। तो इसलिए इसकी इक्वल होने की वजह से यहाँ से ईडी ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, ओ और ओ डैश के, इक्वल आ गया। और इसको हम बना देंगे यहाँ पर इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। यहाँ हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनती है। फिर उसके बाद हमारा जो हर बच्चे के साथ यहाँ लिखना होता है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। फिर उसके बाद वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ये आपको लिखनी है हिंदी मीडियम के बच्चों को। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये लाइन लिखनी थी। और इंग्लिश मीडियम को लिखना है वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड्स बाइसेक्टिंग टू इक्वल कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको लाइन लिखनी है। उस लाइन को लिखने के जस्ट बाद आप लोग सब यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और ए बी जो है वो किस किस से मिलकर बन रहा है आपके पास बी ई, और प्लस में आता है ई सी, और उसके जस्ट बाद आता है सी डी, और फिर आता है आपके पास डी ए। तो आपको जिनको इक्वल लाना है, जिनको पैरेलल प्रूफ करना है, उन साइड्स को आप क्या करते लाएं, इक्वल करते लाएं। आपको पी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो बीई को आप सीडी ईसी के इक्वल करेंगे और इसको सीडी के। तो यहाँ लिखा ए बी, तो बीई की जगह आपको राइट करना है ईसी, और यहाँ पे आपके पास राइट होता है ईसी, और फिर सीडी आपके पास रिटर्न होगा, डीए की जगह भी आप रिटर्न करेंगे सीडी। फिर आपका यहाँ रिटर्न होता है ए बी ईसी, ईसी आपके पास 2 टाइम आता है तो 2 ईसी, सीडी सीडी आपके पास 2 टाइम आता है तो 2 सीडी। उसके जस्ट बाद ए बी इक्वल्स टू बोथ साइड 2 आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। फिर ईसी प्लस आपका आता है सीडी, और यहाँ से आपको इसको क्रॉस करना है। ए बी इक्वल्स टू 2 ईसी और सीडी, ईसी और सीडी मिलकर इक्वल हो जाएंगे ईडी के। ईसी और या आपका सीडी ये दोनों मिलकर इक्वल होते हैं किसके, ईडी के। तो आपका इक्वल हो गया ईडी। और अब आपको यहाँ पर पता है कि
कि ईडी जो है वो इक्वल है किसके, ओ और ओ डैश के। ईडी जो है वो इक्वल है किसके, ओ डैश के। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी, फिर यहाँ है 2 ओ डैश और ओ, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी डाउटनेस के। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी यदि किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में यदि कोई डाउट है तो कल शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अधूरा रह गया था, तो मैं आज आपको ये क्लियर कर देता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग कि आपकी 2 कोड्स हैं और दोनों कोड्स कहाँ है, अपोजिट साइड से। दोनों कोड्स क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड है तो ये हमने ले लिया, यहाँ से एक इसकी रेडियस आती है, एक रेडियस ये। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ ए बी है, यहाँ आपका सी डी है। तो इन दोनों की लेंथ आपको क्या है, ऑलरेडी गिवन भी है। तो मैं आपका ये जो है मैटर दिया हुआ था लिखिए आपने और सॉल्व भी कर लिया है। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के जस्ट बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को अगर कोई डाउट आपका रह रहा था तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख के चलें। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग जो भी आपका डाउट है वो मैं भी आपका क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए बी की लेंथ आपके पास गिवन थी 10 सेंटीमीटर, यहाँ आपके आता है 10 और यहाँ से यहाँ तक का आपका आता है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आपका 90, यहाँ पर भी आपका 90। वही क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 8 की तरह आपको सॉल्व करना है। तो 90 होने की वजह से ये आपका 12 और यहाँ आपका आता है 5 सेंटीमीटर। और इसी के अंदर आपको ऑलरेडी जो है वो गिवन कर रखी है इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके पास है 17 सेंटीमीटर। 17 है तो इस वाली लेंथ को आप क्या ले लें, x। तो जब इस वाली लेंथ को आप यहाँ से निकालेंगे तो उसके लिए आप लिख दें 17 माइनस x। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 17 माइनस x। इसको आप डिनोटेट कर दें m, इसको डिनोटेट कर दें आप n। तो वही आपने 2 ट्रायंगल आपको बनाने हैं। ये सब कुछ मैं आपको कल बता चुका था और किस तरीके से सोल्व करना था वो सब बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 7 में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। वो गिवन आपको जो है वो लिखना ही है। टू प्रूफ इसमें आएगा नहीं, आपके पास सीधा यहाँ से इसमें आता है क्वेश्चन में फाइंड, जो आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो आपको इसमें क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। फिर उसके बाद हमारे को वो लाइन जो भी मैंने बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोली थी, क्वेश्चन नंबर 2 में बोली थी। तो आगे के क्वेश्चन आपको क्लियर करने से पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसकी क्वेश्चंस की वीडियो को क्लियर करना पड़ेगा। थ्योरम्स हमने सॉल्व कराई थी, जो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए वो क्लियर होंगे तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो ये लाइन आपको लिखनी थी, उस लाइन की वजह से आपका AM और आपका यहाँ से BM ये दोनों हाफ हो रहे थे AB के, और अब आपका AM और यहाँ से आपका BM ये दोनों रह जाएंगे 5 सेंटीमीटर हाफ होने की वजह से। फिर आपका यहाँ से CN, यहाँ से आपका DN ये भी हाफ हो जाएगा किसके, CD के। तो यहाँ से CN और यहाँ से DN ये दोनों रह जाएंगे आपके पास 12 सेंटीमीटर। और उसके जस्ट बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चंस में तो आगे भी हमारे पास इन क्वेश्चंस का कुछ इसी तरीके से लॉजिक निकल के आता है जिसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आप देखें फटाफट से, तो ये आपका बाइसेक्ट होकर सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ से ट्राइंगल आएगा, यहाँ लिखा CNO, यहाँ से हमने लिखा में, और अब आपके पास यहाँ आएगा OC का स्क्वायर इक्वल्स टू CN स्क्वायर प्लस आएगा ON का स्क्वायर, फिर OC का स्क्वायर, CN आपके पास है 12 का स्क्वायर और यहाँ आएगा x का स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और ये आया x स्क्वायर, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी आती है यहाँ पर, फर्स्ट। फिर ऐसे आप अनदर ट्रायंगल ले लें, यहाँ आपके पास आता है AMO में, ये आ गया AMO में। यहाँ पर भी OA आपके पास मिसिंग है तो यहाँ हमने लिखा OA का स्क्वायर,
इक्वल्स टू आपके पास आता है ए एम का स्क्वायर और फिर आता है हमारे पास ओ एम का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम आपके पास है 5 का स्क्वायर और ओ एम की जगह आपको यहाँ लिखना है 17 माइनस एक्स, यहाँ आपका आता है। और यहाँ आपकी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आप ले लें ओ a का स्क्वायर 5 5 25, यहाँ से आप लेंगे तो आपका आता है प्लस 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ आएगा 17 इंटू 17 289। तो यहाँ आपका आता है 289 और फिर आएगा एक्स स्क्वायर और इसके जस्ट आप लेते हैं तो आपका आता है माइनस के 34 एक्स इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। सर ए का स्क्वायर तो 289, बी का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर किया तो नेगेटिव वैल्यू चेंज होती है पॉजिटिव में, फिर 2ab तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 34x। हम a का यदि वर्क करते हैं तो 17 का वर्क किया तो 290 से आता है। x को जब हम स्क्वायर करते हैं वर्क करते हैं तो स्क्वायर करने पर वर्क करने पर माइनस की संख्या बदल जाती है प्लस के अंदर। 17 को 2 से गुणा कर दो, 17 दूनी 34, 34 को x से गुणा किया तो 34x, माइनस का था तो माइनस आएगा, प्लस का होता तो प्लस आता। और इसके जस्ट बाद अब आप यहाँ से लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, यहाँ से सिस्टम अरेंज कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 34x और इनको आप जोड़ दें तो यह है आपका 4, फिर आता है 10 और 11 की 1 हासिल बची 1 और यहाँ आपका आता है 314। अब आप इन दोनों को क्या ले लें, बराबर में लेकर हल कर ले। तो यहाँ से इसको तो बना दें आप इक्वेशन कौन सी, सेकंड और ये फर्स्ट। तो आपने लिखे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ आपका आता है ओसी स्क्वायर और यहाँ आएगा ओ ए का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर तो यह आता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 34x और प्लस 314। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और अब आप यहाँ ले ले 144 माइनस के 314 माइनस के 34x माइनस कर दीजिए तो 4 में से 4 गया 0 और अब आप ले 1 में से यदि आप 4 को 11 में से यदि आप 4 को माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ आता है 7 और अब 3 में से आपने इसको 2 को 1 में से किया 1 और इक्वल्स टू माइनस के 34x, माइनस से माइनस आपका क्या होता है कैंसल हो जाता है। अब 34 की टेबल आपको क्या करनी है, काउंट करनी है। और 34 की टेबल जब आप काउंट करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो 34 की टेबल आपकी जो है कितनी बार यहाँ से क्या होती है, कैंसल होती है। और यहाँ से x इक्वल्स टू 170 अपॉन 34 और जब हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये डिवाइड होता है 5 टाइम। और अब इस 5 को आपको क्या कर देना है, सबसे इजी इक्वेशन में उठाकर ऐसे कैसे आप इसको क्या कर दें, पुट कर दें। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 5 ये हमने लिख दिया पुटिंग इन इक्वेशन। पुटिंग इन इक्वेशन सबसे इजी, फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, कई आप लैंग्वेज पे ध्यान ना दें कि सर ने कंप्लीट नहीं लिखी, तो मैं आपको बता दूं ये चीजें बेसिक है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। इन्हें बार बार लेकर डिस्क्राइब कर कर ऐसा आपको हाईलाइट शो नहीं करना कि साहब हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये चीजें खुद पर्सनल भी राइट कर सकते हैं। फिर आता है ओसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस आता है एक्स स्क्वायर, फिर आता है ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 एक्स की जगह आपको वैल्यू पुट करनी थी 5 और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। तो ओसी